अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनार्थ हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Arzu. Namaste, and always a pleasure to be नमस्ते। with you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, एक हंगामा है हमास और इसराइल को लेके, लेकिन ये तो हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ और क्या कुछ हुआ। लेकिन सर, ये हमास को जो है वो पावर कौन दे रहा है? मैं आपके ख्याल में जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से इनके पास हथियार हैं और जैसे बढ़ बढ़ के अटैक्स किए जा रहे हैं, क्या ईरान की तरफ से है या कोई और कंट्री ऐसी है आपके ख्याल से जो हमास को इस्तेमाल कर रही है कि सऊदी अरब और इसराइल आपस में बात ना कर सके? हाँ, नहीं देखिए, ये तो काफ़ी समय से कहा जा रहा है आरज़ू, जो ईरान तो इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, परंतु ईरान के साथ-साथ मेरे ख़्याल से कोई और भी फ़ोर्सेस हैं जो कि उनको ज़रूर गाइडेंस कर रहे होंगे, एडवाइस कर रहे होंगे। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है 7 अक्टूबर में वहाँ पर इज़राइल के साउथ में पहुँचकर वहाँ पर जो उन्होंने तहस-नहस जितना ब्रूटैलिटी से उन्होंने सिविलियंस को मारा है, सबको मारा है, तो वो तो बिल्कुल जैसे आईसिस किया करता था, उसी का वो लगता है। तो और आईसिस के पास सोफिस्टिकेशन भी बहुत है, जो ये अब रॉकेट्स बनाना है, जो पैराग्लाइडर्स है, जो स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये ईरान की तरफ से तो यकीनन पैसा और तरीके का उनको सपोर्ट मिलता रहा होगा और मिलता रहा है अभी। ये मालूम है जो खाली हमास नहीं, परंतु और भी जो यहाँ पर इस एरिया में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ईरान से के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। हूती रेबल्स का तो पता ही है, जो वो यमन में है, वहाँ तो ईरान को सपोर्ट आता ही था उनको। और हिजबुल्ला का भी, हिजबुल्ला को भी। और हमने देखा है जो अभी कुछ समय पहले कतार में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो हमास के चीफ से मिल रहे थे। फिर वो गए थे वहाँ पर लेबनान, उन्होंने हिजबुल्ला में भी उसके लीडर से भी बात की है वहाँ पर। और ये भी हम जानते हैं जो जब सीरिया में जंग हो रही थी, तो तब भी वहाँ पर सीरिया में भी ईरान का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा हाथ था वहाँ भी हिजबुल्ला को सपोर्ट करने के लिए। तो ईरान का तो डेफिनेटली रोल मेरे ख्याल से कोई इसको नकार नहीं सकता। हालांकि जो ये अभी का जो अटैक है, इसमें इसराइल ने भी और यूएस ने भी ये नहीं कहा, जो उनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है जो इस 7 अक्टूबर के अटैक को लॉन्च करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए ईरान ने डायरेक्टली कोई मदद दी हो। परंतु फिर भी बहुत पहले से ईरान तो मदद देता रहा है। और मैं समझता हूं जो जिस प्रकार से ये अटैक किया गया है, जिस प्रकार की इनकी वो प्रिपरेशंस की गई थी, और जैसे ये मेथाम्फेटामिन वो लेकर अपना वहां से उन्होंने अटैक किया है अपने को बिल्कुल ही, तो वो बिल्कुल आईसिस का तरीका ही लगता है। सो मैं समझता हूँ आईसिस का भी इसमें काफी हद तक रोल रहा होगा, हाथ रहा होगा उनका। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। पहले तो बहुत लोग पाकिस्तान से भी कह रहे थे, उनको इज़राइल के साथ काफ़ी हमदर्दी थी कि हमास ने इस तरह से अटैक किया है। लेकिन जब इज़राइल ने पलट के जवाब दिया है, तो अब जिस किस्म की फुटेजेस आ रही हैं, ख़ास तौर पे आम सिटीजन्स की, फ़लस्तीन के, तो वो भी देखकर काफ़ी अफ़सोस होता है लोगों को। सर, आखिर ये रुकेगा कहाँ जाके? क्या थोड़े टाइम के लिए ये वॉर रुक जाएगी अगर कोई बातचीत होगी और फिर दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू हो जाएगा कुछ साल बाद, जो हम हर थोड़े दिन के बाद देखते हैं कि यही कुछ चल रहा होता है। इसका आखिर एक और फाइनल इसका क्यों नहीं कोई हल निकाला जाता कि ताकि सब लोग जो है वो आराम से हो जाएँ? हाँ, नहीं देखिए, फाइनल हल तो वही है जो कि काफी समय से इसके बारे में बातचीत की गई है, जो एक टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। दोनों देशों को, दोनों हुँ। लोगों को अपना यहाँ पर सिक्योरली विद डिग्निटी फ्रीडम वहाँ पर रहने का मौका मिलना चाहिए, और इसी के ऊपर बातचीत होनी चाहिए जो कैसे ये पाया जा सकता है। तो ये तो मैं कहूँगा जो ऑब्जेक्टिव है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इसकी तरफ सभी को काम करना चाहिए। पहले भी काम होता रहा है, परंतु उसको आगे तक वो नहीं पहुंच पाया है। पर एक अभी अगर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में देखा जाए, तो जिस प्रकार का ये वार किया गया है, जिस प्रकार वहां पर जो वारदात हुई है, जितने 1400 वहां पर लोग मारे गए हैं, तो जिसे कहा जाए जो इसराइल के
लोग हैं, दे आर रियली बेइंग फॉर ब्लड। एक तो वहाँ की जो जनता की आवाज है उसको किसी भी डेमोक्रेसी में नकारना पॉसिबल नहीं होता है। और वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का जो सपोर्ट बेस है वो काफी, हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफी कम होता रहा है, और उनके विरुद्ध भी उनके अपने देश में काफी लोग उठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के वो बड़े कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म्स करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि उनकी अपनी उनको अपना इन्वॉल्व होना था। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं होते तो वो जुडिशरी की इन्फ्लुएंस को, की पावर को वो कम करना चाहते थे, तो इसीलिए पूरे देश में बहुत डिवीजन हो गया था। परंतु अभी वो सभी जो लोग हैं वो साथ आए हैं, और जो अवार्ड ऑब्जेक्टिव है वो इजराइल की गवर्नमेंट का, यूनिटी गवर्नमेंट जो उन्होंने 4-5 दिन के बाद बनाई, 7 तारीख में जब अटैक हुए उसके बाद, तो उसका फर्स्ट अवार्ड ऑब्जेक्टिव तो है जो हमास का पूरी तरीके से खात्मा करना है, जिससे कि जिस प्रकार का हमला उन्होंने आकर जितनी बर्बरता से, जितना मैनस्लॉटर उन्होंने किया है, जितना बारबैरिक अटैक उन्होंने किया है बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, ओल्ड एल्डरली लोगों के ऊपर, जो ये ऐसा जो अटैक है ये आगे कभी भी नहीं हो पाए। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव इजराइल का यही है, जो उनको एकदम पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, हमास को खत्म कर दिया जाए। आई विल से दिस इज इजियर सेड देन डन। दूसरा है, आज के दिन में उन्होंने कहा है जो दिस नंबर हैज बीन रिवाइज्ड, कंटिन्यूअसली बीन रिवाइज्ड अपवर्ड्स। पहले कहा जाता था जो करीब 100 के आसपास उनके बंदी हैं, हॉस्टेजेस हैं। उसके बाद कहा गया 120, 150, 199, 200, 212। आज का नंबर जो है 224 नंबर है मेरे ख्याल से। और ये भी कहा जाता है that this number could also increase। अब इनके जो परिवार हैं ये सब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, जो आप हमारे लोगों को वापस लेकर आइए, जल्दी वापस लेकर आइए। तो ये भी एक काम गवर्नमेंट ने करना है। और तीसरा मेरे ख्याल से डायलेमा जो गवर्नमेंट के साथ सामने आ जाता है, जो वो जगह जो गाजा स्ट्रिप है, छोटी जगह है, जिसे कहा जाए कंक्रीट जंगल है, वहां पर कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। उसके नीचे उन्होंने, हमास ने करीब 500 किलोमीटर की टनल्स बना रखी हैं। एक फर्स्ट फ्लोर है जो कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए, सेकंड फ्लोर है नीचे वाली 70 मीटर नीचे जाकर, वो है उनके हमास के अपने लोगों के लिए। वहां पर उन्होंने अपने रॉकेट्स रखे हुए हैं, मिसाइल्स रखे हुए हैं, सभी कुछ, और हॉस्टेजेस को भी वहां रखा हुआ है। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है। और जब ये देखा जाए जो वहां पर उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर तो 7 तारीख को बहुत गजब का था, और इंटेलिजेंस उनके पास पूरी नहीं है, और हमास भी इसका पूरा फायदा उठा रहा है, क्योंकि ये तो सभी लोग कहते हैं दैट हमास शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द ऑर्डिनरी पैलेस्टीनियंस, पर उनमें आप फर्क कैसे करें? आई थिंक दैट इज द चैलेंज। क्योंकि इजराइल तो कहता है जो हम आपको मौका दे रहे हैं, पिछले 10 दिन 15 दिन से मौका दिया है, जो आप उत्तर से लेकर, नॉर्थ से लेकर आप दक्षिण की तरफ कूच कर जाइए, पलायन कर जाइए, आप यहां से निकल जाइए, क्योंकि यहां पर हम हमास के पीछे आएंगे, हमास को। और हमास ने अपने सारे जो वहां पर कमांड सेंटर्स हैं, अपने जो एमिनेशन डिपोज हैं, वो उन्होंने वहां पर बना रखे हैं जहां की पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, या कोई हॉस्पिटल हो, या कोई स्कूल हो, या कोई मदरसा हो, या कोई मस्जिद हो, ऐसी जगहों पर उन्होंने बना रखे हैं, जिससे कि जब अगर इजराइल को पता चलेगा वो अटैक करेगा तो सिविलियन लॉसेस भी होंगे, और सिविलियन लॉसेस होंगे तो इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर आएगा, इजराइल के ऊपर। तो ये अब सारी चैलेंजेस हैं, डायलेमा है, जिसको कि इनको बैलेंस करना है, इजराइल को बैलेंस करना है, और बहुत ही मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहरहाल हम यही चाहेंगे कि अमन हो और
दोनों तरफ की दोनों कंट्रीज जो है वो बैठ के बात करें या डायलॉग करें तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जाने जाएं, क्योंकि दोनों तरफ ही जाने जा रही हैं। लेकिन सर अगर हम कुछ बात करें पाकिस्तान की, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, फोर्थ टाइम कहा जा रहा है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि 3 बार बनने के बाद और गवर्नमेंट गिरने के बाद एक बार फिर वो तैयार हो गए कि फोर्थ टाइम उन्हें फिर बनाया जाए। कुछ चेंज आता हुआ लग रहा है आपको, या लगता है कि फिर वही सब कुछ दोहराया जाएगा जो पहले हो चुका है? बहुत अच्छा प्रश्न है एंड आई थिंक विल रियली हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। पर अगर आप मुझे इजाजत दें आरजू, तो एक मैं शब्द और कहना चाहूंगा इसमें, जो वहां पर इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रही है, मेरे ख्याल से ये तो जो चैलेंजेस चुनौतियां हैं हमने इजराइल के बारे में कही हैं, मैं समझता हूं एक उस रीजन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रीजन ये नहीं चाहता है जो इस जंग को, ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और हमास का, ये उस दायरे से बढ़कर, उस क्षेत्र से बढ़कर, उस एरिया ऑफ ऑपरेशन से बढ़कर और देश भी इसमें आए, इसमें सम्मिलित हो जाए। और ईरान का ये कहना है, ईरान की ऐसा लगता है ये मांग है, जो उसने सोचा है ये बहुत ही अच्छा मौका है, और जो भी उसके अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो भी उसने अपने टेररिस्ट ग्रुप्स जिनको ऐसे बनाया हुआ है, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, वो कहते हैं उनका दे आर मच स्ट्रॉन्गर फोर्स देन हमास, और उनके पास करीब 130,000, 1,30,000 से लेकर 1,50,000 या 70,000 तक उनके पास रॉकेट्स, मिसाइल्स वगैरह है। तो उनकी शक्ति बहुत है, और वो धीरे धीरे, मैं देख रहा हूं, जो धीरे धीरे दे आर अपिंग द एंटी। और फिर अगर वहां से शुरुआत हो जाती है, तो मैं नहीं समझता जो और जो देश हैं आसपास के, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये इतना ज्यादा, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जो ये इसमें इस जंग में शामिल होंगे। हालांकि हमने देखा है जो वहां से दक्षिण यमन से हुतीज ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी वो मिसाइल्स भेजी हैं, जिनको डीएक्टिवेट कर दिया गया, एक तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एक तो कुछ अमेरिका ने उनकी जो वहां पर शिप्स हैं उस एरिया में, और एक सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास भी मिसाइल बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया है। मगर सर सऊदी अरेबिया तो बात करने जा रहा था इजराइल से, और कई दूसरी अरब कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं कि इजराइल के साथ टर्म्स को बेहतर करें। ये भी कहा जा रहा है कि हमास का ये अटैक जो है सारी डायलॉग्स को, या सारी जो एक्टिविटीज चल रही थी इस्लामिक कंट्री या गल्फ कंट्रीज और इजराइल के बीच में, उसको रोकने के लिए भी है। मगर सर इनसे इनको फायदा क्या होगा? इसलिए कि जो गल्फ कंट्रीज है उनके पास, अगर किसी के पास ऑयल है या इस किस्म की जो चीजें, वो तो खत्म होती जा रही है। उनको अब आगे बिजनेस करने के लिए या कंट्री चलाने के लिए इजराइल और इस तरह की कंट्रीज की जरूरत होगी। तो फिर आखिर ये लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? बार बार जो कहा जाता है कि ये वॉर जो है ये एक रिलीजियस वॉर में चेंज हो चुकी है, तो क्या वाकई में ऐसा है? और सऊदी अरब तो बहुत स्ट्रांगली हम देख रहे हैं कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं। वो कई चीजों को उन्होंने अपने यहाँ, पहले जो मना थी अब उन्होंने उसकी परमिशन भी दी है, चाहे वो ड्राइविंग हो फीमेल्स की और चीजें। तो इस चीज से पीछे क्यों नहीं हट रहे लोग? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप आरजू, और मेरे ख्याल से जो ये खबरें आ रही थी, सितंबर के आखिर तक खबरें आ रही थी, जो इजराइल और सऊदी अरेबिया काफी आगे तक पहुंच गए थे अपनी जो बातचीत है, और कैसे इसको आगे ले जाया जाए। और सऊदी अरेबिया तो अमेरिका से चाह रहा था जो हमको सिक्योरिटी गारंटीज दी जाए, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो आप हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स देंगे, हमको भी दिया जाए। तो क्योंकि बेसिकली आई थिंक ये सब देशों ने, हमने देखा है इब्राहिम अकॉर्ड्स में इजराइल का के संबंध नॉर्मलाइज हो गए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए थे, यूएई से हो गए, बहरीन से हुए, मोरक्को से हुए, सूडान से हुए। और द बिगेस्ट प्राइज, द बिगेस्ट कैच वुड हैव बीन सऊदी अरेबिया। और आपने देखा है जो G20 के साइडलाइंस पर एक और बड़ा मेजर प्रोजेक्ट, उसके ऊपर एमओयू पर दस्तखत हुए थे, जिसे कहा जाता है आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आज तो राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने ये भी कहा है जो हमास का जो ये हमला था, ये आईमेक के विरुद्ध था, क्योंकि आईमेक इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसके विरुद्ध था। तो देखिए सभी जो देश हैं
वो चाहते हैं इजराइल के साथ संबंध अच्छे करें, क्योंकि वहां से उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी, वहां से उनको हर चीज में हमने देखा है जो जब ये यूएई के साथ उनके संबंध नॉर्मलाइज हुए हैं, तो कैसे दोनों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन कितना बड़ा है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है आरजू, जो अब ये I2U2, इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए, ये चारों देशों का भी ये चारों साथ में आ गए हैं। पर अब जो आई थिंक द होल इशू हैज बीन, एटलीस्ट मैं समझता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इन द शॉर्ट रन, उसको थोड़ा ब्रेक्स लगेंगे, उसमें थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और क्योंकि जो अरब स्ट्रीट जिसे कहा जाए, जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं एंड दे आर प्रोटेस्टिंग, जैसे आपने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वो इजराइल को, जैसे अब ईरान कहता है, इजराइल को एकदम खत्म करना चाहता है, जो भी दुनिया में जूस हैं सबको खत्म करना चाहता है। तो उसका तो ये रिलीजियस अप्रोच है। हमास का भी यही रिलीजियस अप्रोच है, उसने इजराइल को और जूस को तो कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पता नहीं 9 या 10 तारीख को जब एक वहां पर हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ था, आपको याद होगा। जी जी जी, बिल्कुल हुआ था जी। हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ था और उसमें उन्होंने कहा, हमास ने कहा, नंबर 1 जो ये इजराइल ने किया है, नंबर 2 जो इसमें 500 से ज्यादा लोग जो पेशेंट्स थे उनकी मृत्यु हो गई है। नाउ नो वन वेटेड फॉर एनी क्रॉस चेक, एनी वेरिफिकेशन, चाहे वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II हो, या इजिप्ट के फतह अल सीसी हैं, या महमूद अब्बास हैं, सब ने कहा हाँ जी इजराइल ने किया है, 500 से लोग ज्यादा मरे हैं। बाद में ये मालूम चला है जो ये तो इजराइल से तो ऐसा कुछ आया नहीं लगता है, एंड देयर इज फैक्चुअल एविडेंस जो ये इस्लामिक जिहाद का कोई रॉकेट होगा जो कि वहां पर जाकर वो बर्स्ट किया है। एंड मे बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स it was not 500 or so, maybe it was a few dozens. But the point is, इतना जब ये खबर आई तो इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे that even these countries, the top leadership, they accepted jihad and then they cancelled their meeting with President Joe Biden, which I thought was a very hasty move and a short-sighted move जो उन्होंने वो किया है। But the सर point आज भी, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर आज भी is, हमारे टीवी चैनल्स पर आ रहा था कि कोई अमेरिकन न्यूज़पेपर है जिसने ये क्लेम किया है कि वो मिसाइल जो है वो इजराइल का था, लेकिन खैर वो अमेरिकन एक न्यूज़पेपर है, अब हाँ नहीं उसकी वो कोई नहीं, कहाँ बिकॉज तक आई ठीक थिंक, है कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए आई थिंक जिसे कहा जाता है फॉग ऑफ वॉर, जो जब युद्ध हो रहा होता है, देन ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। बट व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज दैट इजराइल ने एविडेंस दिया है जो कैसे उसकी ट्रेजेक्टरी वो गई है। उन्होंने कुछ वीडियो एविडेंस भी दिया है, उन्होंने कोई सिग्नल इंटेलिजेंस भी दिया है। So I think, and there are people like even Joe Biden and the UK Prime Minister who have accepted and acknowledged that it was not a missile that had gone from Israel. There is no evidence to that effect. और वो इस्लामिक जिहाद का ऐसे बहुत सारे उनके रॉकेट्स मिसफायर किए हैं, तो ये वाला भी एक रॉकेट है जो कि मिसफायर हुआ और वहां पर वो पहुंच गया है। Anyway, whatever it is, I think maybe going forward ये पता चलेगा, but at least this much is clear, जो वहां पर 500 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए। There were a few dozens. I think even one person getting killed is very very sad. पर at least in terms of the numbers उन्होंने जो बताया, that is quite different. So I think ये जो Arab street जिसे कहा जाता है, people have come out on the streets on the basis of religion. आप देखते हैं even in the West, मैं अभी पढ़ रहा था कहाँ पर, यूके में, they said about 1500% increase in anti-Semitic attacks इस महीने को देखने को मिले हैं। Against Muslims also there has been an increase, but that has been 140%. पर ये जो अगेंस्ट जूस है that is 1500%. तो ये देखिए सभी चीजें मजहब के उस पर लड़ी जा रही है, which is very unfortunate. I think it should be
looked at in the perspective of a political issue, और कैसे इसराइल और पैलेस्टीनियंस, ordinary Palestinians, वो they can stay side by side, and there are international guarantees by credible powers that उनके बीच में ऐसी शांति रहेगी. So, but coming to your question, जो unless you want to say something on this. नहीं सर, इट्स ओके सर, आप बात कीजिए. ओके, तो जैसे नवाज शरीफ साहब का है, अब जो उन्होंने कहा है, एंड आई थिंक भारत में ही एंजॉयज कंसिडरेबल पॉपुलैरिटी एंड कंसिडरेबल क्रेडिबिलिटी ऑल्सो, मैं कहूँगा. मेरे ख्याल से और कोई पाकिस्तानी लीडर इतनी क्रेडिबिलिटी एंजॉय नहीं करता जितने की नवाज शरीफ साहब करते हैं, बिकॉज ही हैड रियली पुट हिज पोजीशन, जिसे कहते हैं ना, अपनी गद्दी को उन्होंने वो कर दिया, हॉस्टेज कर दिया था, टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही फेल फाउल विद द आर्मी एट दैट टाइम. अब वी हैव सीन जो सिविलियन लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी कुछ भी इंटेंशन हो, अनलेस द आर्मी इज ऑन बोर्ड, ये काम नहीं होने वाला है. तो while I take some confidence and some satisfaction from what Nawaz Sharif Sahab has said, that he wants to have good relations अपने हमसायों के साथ, उनको अपने रिश्ते जो हैं बड़े अच्छे करने चाहिए, ठीक करने चाहिए. And I think Pakistan needs to realize, all responsible leaders of Pakistan, those who have the welfare and well-being of Pakistan और पाकिस्तानी कौम, उनका अगर उनके benefits उनके जहन में हैं, then they will realize that you have to have good relations with India. And India has always been ready. आप ये terrorism को छोड़ दीजिएगा, terrorism का दामन छोड़ दीजिएगा, इसको don't use that as an instrument of your foreign policy against India, state policy against India. तो भारत के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, but for this the army has to be on board. और अब हमने देखा है जो आसिफ मुनीर साहब जो हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो he has become very powerful. And I think once you have, जिसे कहा जाता है, once you have tasted blood, once you have tasted power, you don't want to let go of that power. पहले तो ये समझा जा रहा था, जो जब ये इमरान खान के जो उनके सपोर्टर्स थे, वो चले गए थे, कंटोनमेंट में चले गए, रावलपिंडी चले गए, लाहौर चले गए, और सब जगह चले गए, and the army chief was not able to do anything. उन्होंने कहा he is उनको तो बहुत ही he'll not be able to manage or control the situation. पर जिस प्रकार से वो वापस आए हैं, और जैसे उन्होंने अपना पूरी तरीके से कंट्रोल एस्टैब्लिश किया है, मैं आपकी चैनल पर भी आरजू हमेशा यही कहता था that the army will prevail. मुझे ये पूरा यकीन था that the army will prevail. Army is not going to allow Imran Khan to take the power away. Exactly. और वही हुआ है. और अब देखना होगा जो क्या equation to begin with, तो equation between Nawaz Sharif and Chief of Army Staff ठीक ही रहेगा, जैसे पहले भी था. जो उनके जब आए थे वो जनरल बाजवा साहब के साथ उनके थे अच्छे relations, but then everything went down the drain. सर, कहा यही जाता है, जब ये लोग अपने आप को समझने लगते हैं कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी बात चलनी चाहिए, उसके साथ ही गेम खत्म हो जाती है. लेकिन सर, जिस तेजी के साथ आई थिंक ज्यादा नहीं तो वीक या 10 डेज ही लगे थे, जो इमरान खान को एकदम साइडलाइन किया गया, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सभी हैरान हो गए थे. किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस कदर तेजी के साथ काम होगा, कि इमरान खान की पार्टी का आज कहीं पे कोई सुनने वाला नहीं है. जो बाहर निकलता है जेल से आए या कहीं, वो कह देते हैं इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है बाहर आते. तो ये चीज है ना, ये तो सर यही बताती है कि इस वक्त भी जो एजेंसीज हैं और आर्मी है वही कंट्री चला रही हैं, उन्हीं के कंट्रोल में. नहीं, बिल्कुल यू आर राइट. आई थिंक देखिए,
आज माइक्रो लेवल पर आप शायद ये समझ रहे हैं जो बहुत जल्दी हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है, नो वन एक्सपेक्टेड इट, बट आई थिंक एट द मैक्रो लेवल एवरीवन एक्सपेक्टेड जो इमरान खान को इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया जाएगा और इमरान खान की पार्टी को एकदम तहस नहस कर दिया जाएगा। अब इसका क्या तरीका होना चाहिए, आई थिंक वो अलग अलग ट्रेजेक्टरीज हो सकती हैं, पर आर्मी ने जो तरीका अपनाया है, जो सब उनको अंदर कर दिया कुछ दिन के लिए, एंड आई थिंक ब्रेन वॉश देम with whatever threats or intimidation or reason, और जब वो बाहर आते हैं तो then all of them are singing a different tune. पहले तो they were जो इतने बड़े बड़े जलसे होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, उसमें इमरान खान के साथ खड़े रहते थे वो, पर उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद तो उन्होंने कुछ नहीं, जिसे कहते हैं अपनी जबान में चूं भी नहीं, आ गए बाहर एंड लेकिन सर आम पब्लिक, सर आपके ख्याल से सब कुछ करके आम पब्लिक के को डरा के धमका के इस तरह से क्या एजेंसीज और आर्मी अपने लिए कोई रिस्पेक्ट ले पाएंगी, जो इनका ख्याल है कि लोग इन्हें बड़ा पसंद करें और इज्जत करें इनकी, क्या वो ये ले सकेंगे? या क्योंकि आम पब्लिक तो बुरा भला ही कह रही है पार्टी के लिए, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, जिसने इलेक्शन में खड़े भी नहीं होना, वो तो पसंद नहीं कर। हाँ देखिए, आई डोंट थिंक द आर्मी इज लुकिंग फॉर लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल. They are working on the basis of fear, of awe. जो ये सब लोग डरे हुए हैं, जो कुछ कोई भी हमारे विरुद्ध कुछ कहने के लिए वो तैयार नहीं होगा. हमने तो देखा है ये आई थिंक इन पाकिस्तान काफी अरसे से ये होता रहा है, क्योंकि आर्मी का रूल रहा है, आर्मी का कंट्रोल रहा है. I think army has best of both the worlds because they have all the power in their hands and none of the responsibility. I think वो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बना लिया है, जो एक in front you have the prime minister, you have the cabinet, जो कुछ करवाना होता है, करना होता है, वही कर रहे हैं, but the real power is in their hands. They are the ones who are the remote control to जो भी important चीजें हैं. अब जैसे आपका बेल्ट एंड रोड है, उसमें जो भी जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसा बन रहा है वगैरह वगैरह, द आर्मी इज फुल्ली एंगेज्ड. आपने देखा है जो जब भी बीआरआई के जो सीईओ वगैरह हैं, दे वर ऑल आइदर सर्विंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्मी. तो जो कुछ भी है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस और पावर और लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब तो आर्मी के पास ही आता है. और उसके अलावा टू टेक दी जब भी कुछ गलती होती है तो उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तो आपके पास ये है, यू हैव दी पॉलिटिशियंस, यू हैव द पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला उन्होंने किया है. बट देखिए, पाकिस्तान में आरजू काफी समय से ये सब चल रहा है, हमने देखा है. बट वी सॉ समथिंग ऑफ दिस नेचर इन इंडिया, इमरजेंसी के टाइम बहुत ही हमने वो इट वाज अंडर ग्रेट प्रेशर एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट इंडिया में इट कुड नॉट कंटिन्यू. कुछ साल डेढ़ साल के बाद पीपल रोज अप इन प्रोटेस्ट. सो बिकॉज यहाँ पर आई थिंक डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं बड़ी वो हैं, बड़ी डीप हैं, एंड इफ यू ट्राई टू टेम्पर विद दैट, so then definitely people are going to sort of speak out and going to protest. तो वहाँ पर भी अब इलेक्शन कराने पड़े भारत में, and then you know what the result of those elections was. So I think ultimately अगर देश को बदलना है तो वो लीडर कम बदल सकते हैं, लोग जो आम आवाम है, जनता है, वही बदलेगी. And I think they are the ones who have to determine what is good for them in foreign policy. भारत के साथ संबंध अच्छे हों, रिश्ते हों, वो उनके लिए बड़े फायदे का है. And even as far as domestic policies are concerned, अब इकोनॉमी ऐसी बात तो है नहीं जो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पर उनकी जो पॉलिसीज हैं, I think those are at fault. And if the people are aware of this, then they should be able to impress, they should be able to pressurize their leaders
जो किस तरफ हमको जाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो है कि पब्लिक को ही कुछ सामने आना पड़ेगा, लेकिन ये कि उनमें इतनी हिम्मत हो तब, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पब्लिक के ऊपर फिर एक्शन किया जाता है तो वो भी सभी को मालूम है, तो हर एक की हिम्मत भी नहीं होती कि वो उठे और बात करे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सर। ऑलवेज अ थैंक यू प्लेजर। सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू।